हेलो एवरीवन। आज हम जो एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये एक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। मेरा नाम है एडवोकेट हर्षित पारिक और मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और साथ ही एक लॉ लर्नर भी हूँ। आज हम जिस एक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं उसका पर्पज़ ये है कि हम टारगेट कर रहे हैं दिल्ली एपीपी के एग्ज़ाम को। दिल्ली एपीपी का एग्ज़ाम आपका गजट नोटिफिकेशन आ चुका है। दिल्ली एपीपी का लगभग एंटिसिपेटेड है कि 265 पोस्ट वेकेंट है। अभी आएगी कितनी हमें पता नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो बेसिकली जुडिशरी एग्जाम्स में तो नहीं आता है। मतलब मेरे ध्यान में ऐसा एग्जाम नहीं है जुडिशरी का जिसमें पीएमएलए आए। बट यूपीएससी जितने भी एग्जाम लेती है आपके उसमें पीएमएलए एक इम्पोर्टेंट एक्ट की तरह आता है। अभी रिसेंटली सीबीआई एपीपी का भी जो एग्जाम यूपीएससी ने लिया था उसमें अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चन आए थे पीएमएलए से। तो हम पीएमएलए को स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज कि ये एक्ट टेक्निकल एक्ट है, इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है। तो हम बिल्कुल स्क्रैच से इस एक्ट को स्टार्ट करेंगे और हम सारे केस लॉस को भी साथ साथ में कवर करते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का है। इसके कुछ हम बेसिक्स देख लेते हैं एक्ट को स्टार्ट करने से पहले। ऑब्जेक्ट क्या है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का? तो देखिए इसके टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स है। पहला है टू प्रिवेंट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऑफेंस है उसको प्रिवेंट करना। अब देखिए जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है ये डिफाइन है आपके सेक्शन 3 के अंदर। सेक्शन 3 इसके बारे में बताता है। थोड़ी देखिए मेरी राइटिंग खराब है पर कंटेंट आपको बिल्कुल अच्छा मिलेगा। यहाँ पर राइटिंग में समस्या हो सकती है पर कंटेंट में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। जो प्रिवेंशन टू प्रिवेंट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सेकेंड ऑब्जेक्ट इसका है टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन दी मनी लॉन्ड्रिंग। सो दो ऑब्जेक्टिव है इसके। पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो ऑफेंस है मनी लॉन्ड्रिंग को उसको रोकना और कॉन्फिस्केशन करना उन प्रॉपर्टीज का जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में इन्वॉल्व है। ये एक्ट कब फोर्स में आया? तो 1 जुलाई 2005 को ये एक्ट फोर्स में आया है और इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला है 17 जनवरी 2003। हालांकि ये क्वेश्चंस आते नहीं है यूपीएससी जो एग्जाम लेता है उनमें तो ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्योंकि यूपीएससी सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, वो कभी भी रटने वाले नहीं पूछता। पर हम एक जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ने की कोशिश करें तो ये बेसिक्स है, बस आप इनको ध्यान रखिएगा। अब देखिए पीएमएलए जो एक्ट है वो क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड एन एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। ये एक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म देता है आपको। और वो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म कौन देता है आपको? ईडी के रूप में वो देता है। इसमें ईडी का सबसे मेन रोल होता है। हम पढ़ेंगे आगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईडी वगैरह पढ़ेंगे, उस समय आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो ये आपको एक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म देता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी है जो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं, जिसको कॉन्फेसिकेट कर सकते हैं जो डिराइव्ड हुई है फ्रॉम क्राइम। अगर कोई प्रॉपर्टी क्राइम से डिराइव हुई है तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन, अटैचमेंट और कॉन्फेसिकेशन कर पाए, ये हमें प्रोवाइड करता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके अंदर टोटल सेक्शन है वो 75 है और चैप्टर है 10 चैप्टर्स है और 75 सेक्शन है। हम 1 से लेकर 75 सेक्शन तक सारे कवर करेंगे विद कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग तो डिफाइन है जैसा कि हमने आपको बताया सेक्शन 3 में, जो कि हम कल की क्लास में देखेंगे। और स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हमें नहीं दे रखा है एक्ट में, ये एक्स्ट्रा चीज है आपके लिए। अगर हम जनरल टर्म में बात करें मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, तो मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस बाय विच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ये हम आगे आपको डिफाइन करेंगे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है। ये सिंपल अगर अपनी भाषा में मैं बोलूं तो अगर कोई क्राइम हुआ है और उससे कोई आपकी प्रॉपर्टी या मनी डिराइव हुई है तो उसे हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस बाय विच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर प्रोजेक्टेड एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। अब अनटेंटेड और टेंटेड प्रॉपर्टी क्या होती है? अनटेंटेड और टेंटेड प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, टेंटेड प्रॉपर्टी तो वो प्रॉपर्टी होती है जो हमें पता लगती है कि भाई ये गलत प्रॉपर्टी है, ये किसी क्राइम के थ्रू आई है, तो उसे हम बोलते हैं टेंटेड प्रॉपर्टी। अनटेंटेड प्रॉपर्टी मतलब साफ सुथरी प्रॉपर्टी जो लीगल तरीके से आई है। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या करता है, ये एक प्रोसेस है जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हमेशा
टेंटेड होती है ना, उस टेंटेड चीज को अनटेंटेड दिखाने का काम करता है मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए इसके 3 स्टेजेस होती है, ये 3 स्टेजेस में मनी लॉन्ड्रिंग होती है। फर्स्ट स्टेज है मनी लॉन्ड्रिंग की, वो है प्लेसमेंट। ये आपको बीआर एक्ट में नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा है, जिससे आप मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्सेप्ट को समझ पाए। पहला है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट में क्रिमिनल जो होता है वो कुछ इंट्रोड्यूस करता है इलीगल कैश को इनटू फाइनेंशियल सिस्टम। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर आप एग्जांपल लें कि ए है, ए ने अर्न किए हैं 50 लाख रुपीस फ्रॉम एनडीपीएस, मतलब कि उसने ड्रग्स की कोई ट्रैफिकिंग की है, ड्रग्स को इधर उधर पहुंचाया है और उससे उसे 50 लाख रुपए मिले। अब ये 50 लाख रुपए है टेंटेड प्रॉपर्टी, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो चुके हैं आपके, क्योंकि किसी ऑफेंस करने से आपके पास आए हैं। तो ए ने 50 लाख रुपए जो अर्न किए हैं वो उसे क्या करता है, डिपॉजिट करता है बैंक अकाउंट में इन स्मॉल अमाउंट्स। वो छोटे छोटे अमाउंट्स में, वो 10 जनों को वो पैसे दे देगा और उन्हें बोलेगा कि भाई आप 2-5 लाख रुपए कर कर बैंक में जमा कराइए अपने अपने अकाउंट के अंदर। तो इसको बोलते हैं हम प्लेसमेंट। प्लेसमेंट की अगर तरीके की हम बात करें तो देखिए, डिपॉजिट कैश इन बैंक अकाउंट, अगर आप बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं टेंटेड प्रॉपर्टी को, या फिर स्प्लिटिंग कैश इनटू स्मॉल डिपॉजिट, इसको हम स्मर्फिंग भी कहते हैं। मतलब आपके पास कोई भी क्राइम से पैसा आया, आपको अब उसको चैनलाइज करना है। आपका मेन मकसद क्या है कि इस क्राइम के पैसे को हमें ऐसा दिखाना है कि बिल्कुल साफ सुथरा लीगल तरीके से कमाया हुआ पैसा है। उसमें पहला प्रोसेस होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या करता है, क्रिमिनल जो भी जिसने पैसा कमाया है क्राइम से, उसको वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के चैनल में डालता है। वो कैसे डालेगा, वो बैंक में डिपॉजिट कर देगा उसे छोटे छोटे अमाउंट के अंदर। दूसरा प्रोसेस होता है वो है लेयरिंग। अब वो लेयरिंग करता है। लेयरिंग क्या होता है, हाइडिंग द ट्रेल, मतलब कि वो क्या करता है, उसको मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स में ब्रेक करता है। मैंने एक, मेरा जो पैसा था वो एक 50 लाख रुपए मैंने 10 जनों को दिया और बोला भाई आप अकाउंट में डाल दीजिए अपने अपने, तो वो तो हो गया प्लेसमेंट। अब वो क्या करते हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स में उसको ब्रेक करेंगे। जैसे उन 10 जनों ने या तो बैंक अकाउंट में जमा करा दिए, उन्होंने बैंक अकाउंट में जमा नहीं कराया तो उन्होंने क्या किया, एक शेल कंपनी बना दी, एक फेक कंपनी बना दी, और उस कंपनी को क्या किया, डोनेट कर दिया वो पैसे। जैसे फेक कंपनी बना देते हैं, शेल कंपनी बना दी, आपने फेक इनवॉइसेस क्रिएट कर दिए कि भाई हमने ये खरीदा, या फिर बाइंग और सेलिंग एसेट्स रिपीटेडली, आपने उन पैसों से एसेट्स को खरीदा। ठीक है, तो ये हो गया लेयरिंग। अब थर्ड आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन लास्ट स्टेप है, इसमें ऐसा लगता है कि कितना वो 50 लाख रुपए बिल्कुल क्लीन होके बाहर आते हैं। जैसे द लॉन्डर्ड मनी इज री इंट्रोड्यूस एज अ लेजिटिमेट इनकम। जो भी आपकी जो 50 लाख रुपए जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, अब वो वापस फाइनेंशियल सिस्टम्स में आएंगे, पर वो बिल्कुल क्लीन मनी की तरह आएंगे। कैसे आएंगे, अब देखिए मैं आपको यहाँ ये वाला एग्जांपल समझिए, उससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए ए है, इसने चीटिंग की और चीटिंग से कमाए 1 करोड़ रुपए। ठीक है, अब ये 1 करोड़ रुपए क्या है, टेंटेड प्रॉपर्टी, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, इसको शो करना है एज एन अनटेंटेड प्रॉपर्टी। तो वो क्या करेगा, प्लेसमेंट। सबसे पहले क्या करेगा, वो डिपॉजिट करेगा कैश इन बैंक इन स्मॉल अमाउंट बाय मल्टीपल पीपल। मल्टीपल पीपल को पैसे दे देगा कि भाई आप इनको अकाउंट्स में जमा कराइए, कोई 5 लाख रुपए, कोई 10 लाख रुपए, ऐसे करके। उसके बाद लेयरिंग होगी। लेयरिंग क्या होगी, रूट मनी थ्रू शेल कंपनी। अब ये क्या करेंगे, ये या तो बैंक में जमा कराएंगे या फिर ये क्या करेंगे, ये ही बंदा एक शेल कंपनी बनाएगा और वो सब थोड़े थोड़े पैसे उस कंपनी को डोनेट करेंगे। अब वो कंपनी क्या करेगी, कंपनी करेगी कि उस जो पैसे आए हैं 50 लाख रुपए, उसे एक होटल खरीदेगी और अकाउंट्स में शो करेगी कि भाई जो ये हमने 50 लाख रुपए हैं, ये हमारे रेंट से आए हैं। 6-7 महीने का रेंट, एक आपने होटल खरीद ली उस रुपए से और उसको रेंट पे दे दी, और रेंट का आपने 50 लाख रुपए शो कर दिया कि भाई ये 50 लाख रुपए इस होटल में हमने परचेज किया है, इसके रेंट से है, तो बिल्कुल लीगल मनी हो गया वो तो यही एंटायर प्रोसेस होता है मनी लॉन्ड्रिंग का। ठीक है, तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, तीनों ही स्टेप। अब देखिए पीएमएलए बेसिकली करता क्या है, एक तो प्रिवेंट करता है मनी लॉन्ड्रिंग को और दूसरा वो ट्रायल करता है। ट्रायल से हमें क्या पता लगता है, टेंटेड और अनटेंटेड प्रॉपर्टी का डिफरेंस, कि भाई कोई प्रॉपर्टी हमने अटैच कर तो ली पर वो वास्तव में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या नहीं, वो ट्रायल में हमें पता लगता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें हमने पहले ही देखा है 75 हमारे पास चैप्टर्स हैं, सॉरी 75 सेक्शंस है हमारे पास,
और 10 चैप्टर्स है हमारे पास। आज जो हम कवर करेंगे वो ये करेंगे, चैप्टर 1 को हम कवर करेंगे जिसमें हम शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट और डेफिनेशंस को कवर करेंगे। देखिए ये जो एक्ट है ये एक तरीके से माइनर एक्ट है, इनको आप जितना बेयर एक्ट से पढ़ेंगे ना आपको क्लैरिटी आएगी। आप अगर नोट्स बुक्स इनके पीछे भागेंगे ना तो इनसे कुछ होना नहीं, क्योंकि इनका जो मेन सोर्स है पढ़ने का या तो केस क्लॉज है या बेयर एक्ट है। तो हम बेयर एक्ट को ही कवर करेंगे इनमें। देखिए सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। एन एक्ट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, an act to prevent the money laundering and to provide for the confiscation of property derived from or involved in the money laundering or for the matters connected therewith and incidental thereto। ये इसका ऑब्जेक्ट है। हमने आपको ऊपर दो ही ऑब्जेक्ट बताए थे, पहला प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग को और दूसरा फॉर प्रोवाइड फॉर द कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम और इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ये कुछ ऑब्लिगेशंस थी इंडिया पे, पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम एक्शन और पॉलिटिकल डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाय द स्पेशल सेशन ऑफ यूनाइटेड। ये इंटरनेशनल ट्रीटीज की तरह है, इनमें इंडिया सिग्नेटरी था और उस वजह से इंडिया ने पीएमएलए को लाया। अब शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट देखिए, दिस एक्ट में बी कॉल्ड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। It shall come into force on such date as the central government may by notification। तो ये डेट हमें बता ही दी थी, ये डेट थी आपकी 1 जुलाई 2005। ठीक है, अब देखिए, अब इसका सेकंड जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। हालांकि जितने पेपर्स मैंने यूपीएससी के एनालाइज किए हैं, कोई एकाध ही क्वेश्चन हमें पिछले 7 या 8 पेपर्स में से डेफिनेशन क्लॉज में से मिलता है, बाकी डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछता नहीं है नॉर्मली यूपीएससी। बट हमें एक्ट को समझने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है डेफिनेशन क्लॉज को। जो डेफिनेशन मैंने हाईलाइट कर रखी है हमें यही पढ़नी है, क्योंकि इनके अलावा जो भी डेफिनेशन है वो रेफरिंग डेफिनेशंस हैं। जैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो ये बताता है कि मींस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6, तो ये हमें याद नहीं करनी होती है। फर्स्ट डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे वो है अटैचमेंट की। अटैचमेंट क्या होता है? अटैचमेंट मींस प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर, कन्वर्जन, डिस्पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय ऑर्डर इशूड अंडर चैप्टर 3। तो अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट का मतलब हम एक ही चीज जानते हैं कि भाई इस प्रॉपर्टी को हमने अटैच कर दिया, पर इसमें 4 चीजें आती है। पहली आती है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप डिस्पोज नहीं कर सकते, डिस्पोज का मतलब सेल नहीं कर सकते। और मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उस अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप उसको मूव नहीं कर सकते। सेकेंड है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी क्या होती है? बैंकिंग कंपनी क्या होती है? बैंकिंग कंपनी मींस अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक। ये इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बनेगा कि बैंकिंग कंपनी इंक्लूड्स आल्सो कोऑपरेटिव बैंक्स टू विच बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाइज एंड इंक्लूड्स एनी बैंक और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन रेफर्ड इन सेक्शन 51। ये देखिए इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, इसको आपको ये याद रखना है कि बैंकिंग कंपनी इंक्लूड्स कोऑपरेटिव बैंक आल्सो। नेक्स्ट है बेनिफिशियल ओनर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बेनिफिशियल ओनर देखिए आपको 3 टर्म समझने होंगे यहाँ पे, बेनिफिशियल ओनर, क्लाइंट और रिपोर्टिंग एंटिटी। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होती है। रिपोर्टिंग एंटिटी के बैंक, हम बैंक या जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, एनबीएफसी जैसे बजाज फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस, ये होती है एनबीएफसी। और बैंक एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये होती है बैंक्स। ठीक है, तो रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब मैंने आपको एक जनरल टर्म में बता दिया, बैंक। अब देखिए बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? मींस एन इंडिविजुअल हु अल्टीमेटली ओन्स और कंट्रोल अ क्लाइंट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी or the person on whose behalf a transaction is being conducted includes a person who exercises ultimate effective control over a juridical person। देखिए मैं आपको इजी टर्म्स में बताता हूं क्या होता है कि जब भी मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस होता है ना, तो जो ऑफेंस करता है ना वो डायरेक्टली कभी बैंक अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवाता है। वो किसी को पकड़ता है, वो अपने रिलेटिव को कहता है, अपने फ्रेंड्स को कहता है कि भाई ये पैसे जाके बैंक में जमा करा के आ जाओ। तो
बैंक तो हो गया यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटिटी, क्लाइंट हो गया वो उसका फ्रेंड जो उसके बिहाफ पे पैसे जमा कराने गया है, पर एक्चुअल में बेनिफिट किससे मिल रहा है उस पैसे को, उस पैसे से एक्चुअल में बेनिफिट मिल रहा है उस पर्सन को। देखिए ये एग्जांपल समझिए पहले, एक रमेश है, रमेश ने एक फ्लैट को ओन किया है, फ्लैट खरीदा है अपनी वाइफ के नाम पे, और ये फ्लैट का जो पैसा है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आया है, ठीक है। तो रमेश ने एक फ्लैट खरीदा है अपनी वाइफ के नाम से फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब देखिए यहाँ पे रमेश, अब देखिए यहाँ पे रमेश तो है बेनिफिशियल ओनर, रमेश तो है बेनिफिशियल ओनर, हालांकि उसने भले फ्लैट अपने वाइफ के नाम पे खरीदा है, पर वो है बेनिफिशियल ओनर, एक्चुअल में बेनिफिट उसे हो रहा है। क्यों? ही डिसाइड व्हेन टू सेल, कब इस फ्लैट को सेल करना है, ही विल, हु विल लिव इन इट, कौन उसके अंदर रहेगा, और उसे रेंट पे देना है या नहीं देना, सब तो वो काम कर रहा है। तो ये वही बोल रहा है, देखिए बेनिफिशियल ओनर मीन्स एन इंडिविजुअल हु अल्टीमेटली ओन्स और कंट्रोल, जो ओन या कंट्रोल करता है अ क्लाइंट को। आप ऐसे समझिए कि जो क्लाइंट को, मतलब अगर एक ए है, वो कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स लेके आता है और वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि भाई एक काम कर, तू इसको बैंक में जमा करा दे, तो यहाँ पे अल्टीमेटली बेनिफिट किसका हो रहा है, ए का हो रहा है। फ्रेंड यहाँ हो गया क्लाइंट, और ये हो गया रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक है। तो ये बोल रहा है अ क्लाइंट owns or control a client of a reporting entity or a person on whose behalf transaction is being conducted। यहाँ जो ट्रांजेक्शन और रमेश के बिहाफ पे तो कंडक्ट हुआ है, फ्लैट रमेश के बिहाफ पे लिया गया है। एंड इंक्लूड अ पर्सन हु एक्सरसाइज अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर अ जुरिडिकल पर्सन, मतलब समझ लीजिए एक कंपनी है, एक पर्सन है, उसने एक कंपनी ओपन की, कंपनी के वो बैंक में ट्रांजेक्शन करवा रहा है, तो उसका कंपनी पे इफेक्टिव कंट्रोल तो उस कंपनी का है, उस पर्सन का है। होपफुली आपको बेनिफिशियल ओनर समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है चेयरपर्सन, चेयरपर्सन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्लाइंट, क्लाइंट मैंने आपको बताया ही था कि भाई क्लाइंट जो जिस जो बेनिफिशियल ओनर जिस पे अपना कंट्रोल रख सकता है वो होता है क्लाइंट। क्लाइंट मीन्स अ पर्सन हु एंगेज्ड इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी विद अ रिपोर्टिंग एंटिटी एंड इंक्लूड्स अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ हु एंगेज इन ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी एक्टिंग। ये देखिए इसका मतलब क्या होता है, क्लाइंट का मतलब होता है जो डायरेक्टली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में जुड़ा हुआ है, किससे, रिपोर्टिंग एंटिटी से, बैंक से जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है वो होता है क्लाइंट। और वो किसके बिहाफ पे काम करता है, वो करता है रिपोर्टिंग बेनिफिशियल ओनर के बिहाफ पे, ठीक है। जैसे अ पर्सन ओपनिंग अ बैंक अकाउंट विद एसबीआई इज अ क्लाइंट, अब वो किसके लिए बैंक अकाउंट ओपन कर रहा है, वो होगा बेनिफिशियल ओनर, ठीक है। नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग लॉ, मीन्स एनी लॉ ऑफ द फॉरेन कंट्री करस्पॉन्डिंग to any of the provision of this act or dealing with the offense in that country corresponding to any of the schedule offense। देखिए हमारे यहाँ पे पीएमएल है, जरूरी है कि यूके में भी पीएमएल होगा, पर वहां पर भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट होगा तो करस्पॉन्डिंग लॉ पीएमएलए का वो लॉ हो जाएगा जो यूके में है, ठीक है। मीन्स अ लॉ ऑफ द फॉरेन कंट्री करस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन मिलता जुलता होगा, और डीलिंग विद द ऑफेंस इन दैट कंट्री करस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ द शेड्यूल ऑफेंस, या फिर शेड्यूल ऑफेंस से कोई भी मिलता जुलता वहां ऑफेंस होगा, तो वो दोनों करस्पॉन्डिंग लॉ कहलाएंगे एक दूसरे के। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये रटने की डेफिनेशन है नॉर्मली। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इंक्लूड होता है चिट फंड कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ऑथराइज्ड पर्सन, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, एनबीएफसी एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मली इस पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है। इंटरमीडिएरी, देखिए इंटरमीडिएरी जो वर्ड है ना, वो बेसिकली आपको आईटी एक्ट में भी देखने को मिलता है। इंटरमीडिएरी कौन होता है, तो हम पहले जनरल समझते हैं, एनी पर्सन और एंटिटी which on the behalf of the another person deals with the money, properties, securities और financial transaction। देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते, देखिए इंटरमीडिएरी को, अमित है, वो ट्रांसफर करता है, वो रोहित को कहता है कि अमित है, अमित को 10 लाख रुपीस ट्रांसफर करने हैं रोहित को, तो वो बैंक को कहता है ट्रांसफर करने के लिए, वो बैंक में अपने पैसे जमा कराते हैं
और बैंक उससे रोहित को ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे बैंक ओनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का, पर बैंक क्या है, इंटरमीडियरी, क्योंकि बैंक उसको अपने पास रखता है और फिर ट्रांसफर करता है। तो यही वो कह रहा है, एनी पर्सन और एंटिटी विच ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। यहाँ पे देखिए बैंक अमित के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो इंटरमीडियरी वो पर्सन, वो बीच वाला पर्सन होता है जो कि एक लिंक बनाता है दो चीजों के बीच में। अमित को पैसे ट्रांसफर करने हैं रोहित को, तो अमित या तो डायरेक्टली जाके दे देगा, या फिर अगर अमित बैंक के थ्रू जाके दे रहा है पैसा, तो वहां पे बैंक इंटरमीडियरी का रोल प्ले कर रहा है, बीच में वहां पे बैंक है। तो ऐसे ही इंटरमीडियरी पीएमएलए में कौन हो सकता है, पीएमएलए में इंटरमीडियरी हो सकता है, देखिए स्टॉक ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू एन इशू, ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट डीड, रजिस्ट्रार टू एन इशू, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और अदर इंटरमीडियरी एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट एंड रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ सीबी एक्ट। सेकंड है an association recognized or registered under forward contracts regulation act 1952, intermediary registered under pfrda, recognized stock exchange। ये सब आपके हैं इंटरमीडियरीज। ये मतलब पीएमएलए में इनका रोल ऐसे है कि भाई आपने किसी स्टॉक ब्रोकर को पैसे दिए शेयर खरीदने के लिए, इलीगल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम दिया, तो फिर स्टॉक ब्रोकर पे से भी पूछताछ होती है, ठीक है, तो वो इंटरमीडियरी है वहां पे, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर के तो पैसे थे नहीं, वो तो किसी के बिहाफ पे काम कर रहा था। तो इंटरमीडियरी का मतलब नॉर्मल सिंपल सा ही होता है, वो पर्सन जो किसी के बिहाफ पे काम करता है, ठीक है। इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन है वो सेक्शन 3 में हम डील करेंगे, जो कि हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। एक इंटरमीडियरी का और एग्जांपल देख लीजिए आप, एक क्रिमिनल है, वो ब्रोकर को ब्लैक मनी देता है इन्वेस्ट करने के लिए शेयर्स के अंदर। तो यहाँ पे ब्रोकर तो ओनर नहीं है, ब्रोकर क्या है, ब्रोकर इंटरमीडियरी है, क्योंकि वो क्रिमिनल के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस। इसमें आपके दो क्लॉज है, इसमें सॉरी आपके दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन, फर्स्ट जो पार्ट है वो डील करता है कि आपका जो ऑफेंस है वो आउटसाइड इंडिया कमिट हुआ है, पर जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको इंडिया में ट्रांसफर कर दिया गया है। देखिए पहले हम इसका एग्जांपल समझते हैं, फिर हम इसको लैंग्वेज को बढ़ेंगे। देखिए ए है, वो ड्रग ट्रैफिकिंग करता है कनाडा के अंदर। ए है, वो ड्रग ट्रैफिकिंग करता है कनाडा के अंदर, मतलब एनडीपीएस का कोई ऑफेंस करता है कनाडा के अंदर, ठीक है, वो कनाडा में ऑफेंस है। अगर वो इंडिया में करता तो उस पर एनडीपीएस एक्ट लगता, जो कि एक शेड्यूल ऑफेंस है पीएमएलए के अंदर। अब ए क्या करता है, वो ड्रग मनी को ट्रांसफर कर देता है इंडिया के अंदर और उससे कर देता है प्रॉपर्टी बाय, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन अगर आपको समझ में आया तो आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ जाएगा क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है। क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन का जो फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि आपने एक ऑफेंस किया आउटसाइड इंडिया, वो आउटसाइड इंडिया जो आपने ऑफेंस किया वो जिस कंट्री में किया उधर भी वो पनिशेबल है, और वो ऐसा ऑफेंस है कि अगर वो इंडिया में करते तो भी पनिशेबल होता, और उससे जो आपका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आया है वो आपने इंडिया में ट्रांसफर कर दिया, तो इसे कहते हैं क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस। देखिए एनी कंडक्ट बाय अ पर्सन एट प्लेस आउटसाइड इंडिया, आप आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस एट दैट प्लेस, आउटसाइड इंडिया में ऑफेंस क्रिएट कर रहा है, एंड विच वुड हैव कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी ऑफ शेड्यूल ऑफेंस। अगर वो इंडिया में करते तो भी वो इन पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी के शेड्यूल ऑफेंस में आ जाता, हैड बीन कमिटेड इन इंडिया, अगर वो इंडिया में करते तो। इफ सच पर्सन ट्रांसफर इन एनी मैनर द प्रोसीड्स ऑफ सच कंडक्ट और पार्ट डेज ऑफ इंडिया, तो वो क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल which has been committed in India and the proceed of crime or a part has been transferred to a place outside India or attempt has been made। और क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन क्या होता है कि आपका जो एक्ट है वो पीएमएलए के शेड्यूल ए, पीएमएलए के पार्ट शेड्यूल पार्ट ए बी सी में ऑफेंस है, और उससे जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है आपने ट्रांसफर कर दिए बाहर इंडिया से बाहर, तो उसको भी हम क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन एक सेविंग क्लॉज है,
ये कहता है नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शुड एडवर्सली अफेक्ट एनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और प्रोसीडिंग बिफोर एनी अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस स्पेसिफाइड इन पार्ट ए, पार्ट बी ऑफ शेड्यूल ऑफेंस ऑफ ए प्रोविंशियल लेवल। ये कहता है कि देखिए जो ये क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन की डेफिनेशन है ये तो 2009 के अंदर अमेंडमेंट से ऐड हुई है, पर इससे पहले भी जो क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस के जो भी ऑफेंस का ट्रायल इन्वेस्टिगेशन चल रहा था ना वो एज इट इज चलेगा और इस डेफिनेशन का उस ट्रायल इंक्वायरी या प्रोसीडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये सेविंग क्लॉज है, ठीक है। अब देखिए पेमेंट सिस्टम, पेमेंट सिस्टम क्या होता है? पेमेंट सिस्टम मीन्स अ सिस्टम that enables payment to be effected between the payer and a beneficiary involving clearing, payment, settlement, service और all of them। देखिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। आप किसी को पे करते हैं 500 रुपए वाया यूपीआई, आप फोन पे ले लीजिए, आप फोन पे से किसी को 500 रुपए ट्रांसफर करते हैं, तो मनी है वो आपके बैंक अकाउंट से शॉपकीपर के बैंक अकाउंट में चली गई है। तो यहाँ पे ट्रांसफर कैसे हुआ? यूपीआई ट्रांसफर हुआ है। तो यूपीआई क्या है? पेमेंट सिस्टम है। यूपीआई क्या है यहाँ पे? पेमेंट सिस्टम। तो देखिए पेमेंट सिस्टम मींस सिस्टम दैट अनेबल्स द पेमेंट टू बी इफेक्टेड, जो पेमेंट करने में हेल्प करता है, आपको पेमेंट करवाता है आपकी, बिटवीन अ पेयर एंड अ बेनिफिशियरी। इसके अंदर आता है इन्वॉल्व क्लियरिंग, पेमेंट, सेटलमेंट। मतलब पेमेंट सिस्टम में सिर्फ आप पेमेंट ही नहीं करते, आप कोई भी क्लियरिंग करते हैं, पेमेंट करते हैं या फिर सेटलमेंट करते हैं या सब करते हैं। अब पेमेंट सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती है? क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस आते हैं, डेबिट कार्ड ऑपरेशंस आते हैं, स्मार्ट कार्ड ऑपरेशंस आते हैं, मनी ट्रांसफर ऑपरेशंस और सिमिलर। ये आपको एमसीक्यू के पर्पज से एक बार देखना है, बस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर कौन क्या होता है? पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर मीन्स अ पर्सन who operates a payment system and such includes overseas principal। इसका क्या मतलब होता है? देखिए पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर क्या होता है? मीन्स अ पर्सन हु ऑपरेट्स पेमेंट सिस्टम, जो ऑपरेट करता है इस पेमेंट सिस्टम को, जो हमने पढ़ा है इस पेमेंट सिस्टम को जो ऑपरेट करता है, एंड सच पर्सन इंक्लूड ओवरसीज प्रिंसिपल। अब एक्सप्लेनेशन इस ओवरसीज प्रिंसिपल टर्म को समझाता है, किसको हम ओवरसीज प्रिंसिपल बोलेंगे। देखिए अगर इंडिविजुअल का केस है, in a case of person being individual, such individual residing outside India who owns or control or manages directly or indirectly activities or function of payment system in India। देखिए ये आप एग्जांपल से इसको समझिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अ पर्सन सिटिंग इन यूएसए, एक कोई पर्सन है जो यूएसए में बैठा है, वो कंट्रोल कर रहा है एक डिसीजन मेकिंग ऑफ एन इंडियन पेमेंट ऐप। समझ लीजिए कि फोन पे अब समझ लीजिए इंडिया का नहीं है, फोन पे किसी यूएसए की कंपनी है समझ लीजिए फोन पे। तो जो आदमी इसको यूएसए से बैठ के एक पेमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है इंडिया के अंदर, वो कहलाएगा आपका ओवरसीज प्रिंसिपल, ठीक है। अ पर्सन सिटिंग इन यूएसए कंट्रोल डिसीजन मेकिंग ऑफ एन इंडियन पेमेंट ऐप। कोई भी इंडिया के अंदर जो पेमेंट ऐप चल रहा है, आप मान लीजिए कि फोन पे बाहर यूएस का है और उसका कंट्रोल यूएसए से हो रहा है, और जो पर्सन कर रहा है ना उसे हम बोलेंगे पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर कोई पेमेंट सिस्टम सेटअप करती है, तो कर्ता उसका और कर्ता ऑफ एन अनडिवाइडेड फैमिली रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया who owns or control or manages directly indirectly the activities or function of the। तो अगर HUF कोई भी पेमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश करती है और उसका कर्ता बाहर रहता है, तो कर्ता उसका पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर होगा, ओवरसीज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर होगा। अब ये जो है ये फर्म, कंपनी, बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल की बात करता है, तो ये बोलता है एक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है यूएसए के अंदर, वो ओन और कंट्रोल करती है पेमेंट गेटवे यूज इन इंडिया। कोई पेमेंट गेटवे वो इंडिया के अंदर यूज हो रहा है, समझ लीजिए कोई पेमेंट गेटवे हम करते रहते हैं, वो अगर इंडिया के अंदर यूज हो रहा है और उसका कंट्रोल यूएसए से हो रहा है और ट्रांजैक्शन इंडिया के अंदर हो रहा है, तो वो कहलाएगा आपका ओवरसीज प्रिंसिपल, ठीक है। ये इतना डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है नहीं, ये मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको इजी करने की कोशिश की है। आप इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको अब क्लियर हो जाएगा। पर्सन के अंदर देखिए इंडिविजुअल भी आता है, HUF आता है, कंपनी आती है, फर्म आती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट,
every artificial juridical person not falling within any of the preceding सब क्लॉजेज, मतलब इनमें से अगर नहीं भी आया है कोई भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, वो भी आता है। एंड एनी एजेंसी ऑफिस ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द अबव, वो भी आते हैं। अब ये पर्सन कैरिंग ऑन अ डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन, ये भी आपको रटना ही है, इसमें कुछ है नहीं नॉर्मल समझाने जैसा। कि भाई किसको हम बोलेंगे कि एक पर्सन है जो कि डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन कर रहा है। अगर कोई पर्सन कैरी करता है ऐसा बिजनेस जिसमें प्लेइंग गेम ऑफ चांस है, मतलब लक का काम है, फॉर कैश और काइंड इंक्लूड कसिनो, कसिनो जो ऑपरेट होते हैं उसे हम बोलेंगे डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, रियल एस्टेट एजेंट है या डीलर है प्रीशियस मेटल के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे कि वो डेजिग्नेटेड बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है। पर्सन की एंगेज्ड इन कीपिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैश और लिक्विड सिक्योरिटीज, कोई पर्सन अगर सेफ कीपिंग कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है किसी कैश या लिक्विड सिक्योरिटी का, तो उसे हम बोलेंगे कि भाई वो डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन कर रहा है। या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और भी नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई कर दे डेजिग्नेटेड एज अ डेजिग्नेटेड बिजनेस। प्रीशियस मेटल में क्या आते हैं, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, और प्रीशियस स्टोन में डायमंड रूबी, ये सब। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी प्रोसीड्स ऑफ, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब देखिए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और सबसे प्रैक्टिकली इसको समझने की जरूरत है। देखिए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का जनरल मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। आपने कोई भी शेड्यूल ऑफेंस किया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, कोई भी आपने ऑफेंस किया है, उस ऑफेंस के कारण जो प्रॉपर्टी आपके पास आई है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे आपके पास 50 लाख रुपए आए हैं तो वो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहलाएगा, उस 50 लाख रुपए से आपने एक फ्लैट खरीद लिया है तो वो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहलाएगा। तो ये तो है जनरल डेफिनेशन। अब हम इसको लीगली समझते हैं। देखिए मीन्स अ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होगी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे डायरेक्टली आपने 420 किया किसी के साथ, चीटिंग की किसी के साथ और उसे 50 लाख रुपए कमाए, वो डायरेक्टली है। उस 50 लाख रुपए से आपने कोई एसेट परचेज कर लिया, लाइक फ्लैट परचेज कर लिया, तो वो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, आप क्रिमिनल एक्टिविटी करेंगे रिलेटिंग टू अ शेड्यूल ऑफेंस और द वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। अब समझ लीजिए वो आपने क्या किया कि उस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर दिया। आपने 50 लाख रुपए, आपके पास 50 लाख रुपए, आपने उसे एक फ्लैट खरीदा, उस फ्लैट को आपने सोल्ड आउट भी कर दिया, तो उससे जो आपको 60 लाख रुपीस आए हैं वो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होगा इफ प्रॉपर्टी इज सोल्ड हिडन और डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी or where such property is taken or held outside the country than the property equivalent in the value held within the country or abroad। अब समझ लीजिए आपने क्या किया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, आपके पास 50 लाख रुपए आए कोई भी चीटिंग से, आपने उसे दुबई के अंदर एक फ्लैट ले लिया, तो वो दुबई के अंदर भी जो फ्लैट लिया वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने इंडिया के अंदर उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को रखा है या वो बाहर है, लिखा है ना विद इन द कंट्री और अब्रॉड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। For the removal of doubt, it is hereby clarified that proceeds of crime include property not only derived or obtained from the schedule offense, but also the property which may directly or indirectly derived or obtained as a result of a criminal activity relatable to the schedule offense। अब देखिए ये एक्सप्लेनेशन को मैं एग्जांपल से समझते हैं तो हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे। देखिए यहां मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, एक कमिट्स करप्शन, उसने करप्शन किया, ये एक शेड्यूल ऑफेंस है। अब उससे कुछ पैसा आया करप्शन से, तो टू हाइड द मनी ए प्रिपेयर फोर्ज डॉक्यूमेंट। अब देखिए इसके पास 50 लाख रुपए आए, अभी 50 लाख रुपए का क्या करता, तो इसने क्या किया, इसको 50 लाख रुपए को सेटल करने हैं, मतलब इसको छुपाना है, तो इसने क्या किया, कुछ फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाए। उस फोर्ज डॉक्यूमेंट का यूज उसने एक लैंड खरीदने में किया, ठीक है। तो फॉर्जरी एक सेपरेट ऑफेंस है, इसलिए जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट उन्होंने सेपरेट, पर वो किया क्यों, क्योंकि वो 50 लाख रुपए को छुपाने के लिए किया। फॉर्जरी इज डन टू कंसील करप्शन, कंसील करप्शन, जो उससे 50 लाख रुपए उसे करप्शन को छुपाने के लिए किया। तो ये जो लैंड खरीदी है ना, ये प्रिवेंशन ऑफ ये सब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। देखिए वापस पढ़िए पहले क्या बोल रहा है, ये देखिए। For removal of doubt, it is hereby clarified that proceeds of crime include not only property derived from the schedule offense, जो 50 लाख रुपए आपके पास आए वो तो proceeds of crime है ही है, but
also any property which may directly or indirectly be derived or obtained as a result of a criminal activity relatable to the schedule offense। अब आपने एक schedule offense किया करप्शन, उससे रिलेटेड आपने क्रिमिनल एक्टिविटी की जो कि रिलेटेबल कैसे है, क्योंकि आपने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को छुपाने के लिए कोई काम किया है, तो वो शेड्यूल ऑफेंस को छुपाने के लिए जब काम किया और उससे कुछ भी प्रॉपर्टी डिराइव होती है तो वो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहलाएगी। एक और एग्जांपल देखिए आप इसका, एक चीटिंग करता है और उससे 1 करोड़ रुपीस अर्न करता है, ठीक है। अब उस 1 करोड़ रुपीस तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है ही है, अब उसको छुपाने के लिए वो काम करता है। देखिए, क्रिएट फेक कंपनी बनाता है और रूट करता है मनी थ्रू इट। अब कोई फेक कंपनी बनाता है और उस फेक कंपनी को डोनेशन के थ्रू या कैसे पैसे देता है, और वो फेक कंपनी क्या करती है, एक कार खरीद लेती है, बाय अ कार इन कंपनीज नेम। भाई फेक कंपनी क्रिएट की, उसके पास 1 करोड़ रुपए है, उस 1 करोड़ से कंपनी ने कार खरीद ली। अब वो कार भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, क्योंकि वो शेड्यूल ऑफेंस से रिलेटेबल क्राइम हुआ है। शेड्यूल ऑफेंस क्या था हमारा, चीटिंग, इससे रिलेटेबल क्राइम क्या हुआ है, एक फेक कंपनी बनाना, और फेक कंपनी बनाने का भी एक सेपरेट ऑफेंस होता है, पर इससे जो भी प्रॉपर्टी डिराइव होगी फेक कंपनी से वो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होगी ड्यू टू एक्सप्लेनेशन। वाइड स्कोप कर दिया गया है इसका, है ना, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी, अब एक चीज और देखिए, ये हालांकि हमें समझा चुका हूं मैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है लेयर्ड प्रॉपर्टी का। ऑल्सो इंक्लूड लेयर्ड प्रॉपर्टी, कैसे ए ने परचेज किया एक फ्लैट फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, 50 लाख रुपीस इसके पास आए और इसने एक परचेज किया फ्लैट, इस फ्लैट को उसने सेल कर दिया और उससे जो पैसा है उससे ज्वेलरी बाई कर ली, तो वो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। मतलब आप प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को आगे फर्दर कितना भी डिवाइड कर दीजिए वो रहेगा तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मींस एनी प्रॉपर्टी और एसेट of every description whether corporeal, incorporeal, movable, immovable, tangible, intangible, include deeds and instrument। मतलब कोई भी सेल डीड है, आपने कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी की है, शेड्यूल ऑफेंस किया है, उससे सेल डीड आपको मिली, वो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। डीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग टाइटल टू और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी और एसेट वेरिएबल लोकेटेड, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है देखिए, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द टर्म प्रॉपर्टी include property of any kind used in the commission of offense under this act or any of the schedule offense। एग्जाम्पल देखिए, आपने एक शेड्यूल ऑफेंस किया ड्रग ट्रैफिकिंग का, आप ड्रग्स को इधर से उधर ले जा रहे हैं, इससे जो आपको पैसा मिलेगा वो तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो गया, पर इसके अंदर जो कार यूज हुई है ना वो प्रॉपर्टी है। देखिए प्रॉपर्टी का रिलेवेंस ऐसे है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मींस एनी प्रॉपर्टी। अभी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, तो जो कार इसने यूज की ना ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर वो भी एक प्रॉपर्टी है, वो भी एक प्रॉपर्टी है। हाउस यूज टू स्टोर काउंटरफिट करेंसी, जो हाउस आपने शेड्यूल ऑफेंस करने में यूज किया है वो भी एक तरीके की प्रॉपर्टी है। अब इस एक्सप्लेनेशन को जोड़ने की जरूरत कहाँ थी, देखिए अगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं होता, मान के चलिए एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं होता, तो जो अक्यूज है ना वो आर्ग्यू कर सकता था कि दिस प्रॉपर्टी इज नॉट प्रूव टू बी क्राइम, नॉट प्रूव टू बी क्राइम, सो ईडी कैन अटैच इट। अब देखिए कल कोई बोल देता कि भाई अब कार आप ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो नहीं है, क्योंकि कार तो आपने उस पैसों से तो नहीं खरीदी, कार तो आपने पहले ही खरीदी है, तो ईडी उस कार को अटैच नहीं कर सकती। पर इस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को वाइड करने के बाद ये हो गया कि अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करते वक्त अगर कोई भी व्हीकल या प्रॉपर्टी यूज हुई है तो वो भी उस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएगी और ईडी नाउ कैन अटैच इट। ये देखिए ना, विदाउट एक्सप्लेनेशन अक्यूज्ड कैन आर्ग्यू दैट दिस प्रॉपर्टी इज नॉट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ये प्रॉपर्टी तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, तो आप इसको क्यों हाथ लगा रहे हैं, सो ईडी कैन टच इट। अब इस एक्सप्लेनेशन से फॉर द रिमूवल ऑफ for the removal it is property include property of any kind used in the commission of offense under this act or any of the schedule offense, ठीक है। तो इस एक्सप्लेनेशन से क्या फर्क पड़ गया, अब अगर आप प्रोसीड्स ऑफ आप अगर आप ये क्या कहते हैं कोई भी शेड्यूल ऑफेंस करने के लिए अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो फिर वो प्रॉपर्टी भी आपकी इंक्लूड होती है इसके अंदर। रियल एस्टेट नहीं, रिकॉर्ड का सिंपल से डेफिनेशन फ्रॉम बुक्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर और सच अदर फॉर्म। रिपोर्टिंग एंटिटी मैंने आपको बता ही दिया, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएरी और ये सब आते हैं। शेड्यूल ऑफेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं शेड्यूल ऑफेंस। शेड्यूल ऑफेंस है क्या, देखिए अगर आप इसके
बैक साइड में जाएंगे वेरेक्ट के तो आपको 3 शेड्यूल दिखेंगे। शेड्यूल एक ही है, उसके अंदर 3 पार्ट दिखेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, इनके अंदर कुछ ऑफेंसेस मेंशन है, अगर ये ऑफेंसेस होते हैं और इनसे अगर कोई मनी डिराइव होती है तो वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहलाती है। ठीक है, अब इन शेड्यूल में कुछ स्पेसिफिक बातें हैं वो देख लेते हैं। देखिए, schedule offense means the offense specified in part A of the schedule. Offense specified in the part B of the schedule if total value involved in such offense is 1 crore or more. ये बेसिकली आपके एनडीपीएस से रिलेटेड जो भी ऑफेंस है वो पार्ट बी के अंदर दे रखे हैं और उनकी जो टोटल वैल्यू है ऑफेंस की वो 1 करोड़ और मोर से ज्यादा होनी चाहिए। और द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन द पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल। ठीक है, ट्रांसफर नेक्स्ट है। ट्रांसफर मींस सेल, परचेज, मॉर्गेज, प्लेज, गिफ्ट, लोन और एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफर। वैल्यू मींस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी एट द डेट ऑफ द एक्विजिशन। फेयर मार्केट वैल्यू जो होती है या तो वो हम डेट ऑफ एक्विजिशन से देखेंगे और आपको डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं पता है तो डिटरमाइन होगी डेट ऑफ पोजेशन ऑफ द पर्सन, जिस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को पोजेस किया उस डेट से। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट होता है पूरा। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट समझने के लिए, एग्जाम के लिए मैं बता दूं सिर्फ 2 ही डेफिनेशन। आप अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की डेफिनेशन पढ़ लेंगे ना, इट्स मोर देन इनफ, आप समझ लेंगे। उसके अलावा आपको इन सबको याद करने की जरूरत